नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मैं इस वक्त हूं छत्रपति संभाजी नगर में। और मेरे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील। आप जो चैनल देख रहे हैं, अब से 10 साल पहले इम्तियाज जलील इसी चैनल में, इसी एनडीटीवी में काम करते थे। और आज मैं जिस भूमिका में हूं, इस भूमिका में इम्तियाज जलील हुआ करते थे। मेरी तरह वो भी उम्मीदवारों से मुलाकात करते थे, उनके इंटरव्यूज़ लेते थे। तो आज जो है वो कैमरे के दूसरी तरफ हैं। वो उनका सफ़र एक पत्रकार से लेकर राजनेता तक कैसा रहा, इस पर कई बार वो पहले भी बातचीत कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं वो सवाल वापस इनसे पूछूंगा तो शायद वो बोर हो जाएंगे जवाब देते हुए। तो हम ये गुफ्तगू जो है मौजूदा चुनाव पर ही सीमित रखते हैं, इन चुनावों को लेकर ही बात करेंगे। इम्तियाज़ भाई, आपसे ये समझना है कि चंद महीनों पहले इस शहर का नाम बदल गया, औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर हो गया। लेकिन नाम तो बदल गया, लेकिन वो क्या कुछ नहीं बदला जिससे कि शहर में बदलना चाहिए था। और आप कह रहे हैं कि आप अगर चुने गए तो वो सारी चीजें आप बदलेंगे। देखिए जितेंद्र भाई, मैं हमेशा से ये बात कहते हुए आया हूँ, लोगों की मांग क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की ज़रूरतें क्या है, हुकूमत सरकार जो है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। आज इतने सालों के बाद भी हम इस शहर को पानी नहीं दे पाए है उसमें। और क्यों नहीं दे पाए हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक राजनीतिक साजिश थी। एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर लाना चाह रहे थे। वो प्राइवेट कंपनी भारतीय जनता पार्टी के एमपी की कंपनी थी। आखिर में जब मैं एमएलए बना 2014 के अंदर, हमने वो कंपनी को वापस भगा दिया और हमने सरकार से कहा कि पानी पिलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, कोई प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है करके। रोजगार देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। औरंगाबाद आज भी दुनिया में 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स अगर कहीं है तो वो मेरे शहर के अंदर है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इतने क्लोज डिस्टेंस के अंदर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हुकूमतों ने बार बार इमोशनल इश्यूज, कम्युनल इश्यूज के ऊपर सत्ता में आने का काम किए हैं। शहर का नाम बदल दिए है आपने। अब शहर का नाम जब बदले हैं आपने, तो ये कितने सालों से चला आ रहा है। आपको मालूम है, इसकी शुरुआत है तो बाला साहेब ठाकरे ने यहाँ पर आने के बाद एक सभा में करी थी उसमें। अब जैसे ही इलेक्शन करीब आया तो उस इलेक्शन के अंदर उन्होंने ये सब काम शुरू कर दिया। जैसे ही आया तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि भैया हमको ये नाम बदलना है करके, और वो नाम बदल दिए है करके। अब लोगों से पूछना चाहिए, अब आप संतुष्ट है क्या कि अब आपको पानी नहीं मिला तो चलेगा, रोजगार नहीं मिला तो चलेगा, आपको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली तो चलेगा, एजुकेशन के अंदर आपके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिली तो चलेगा क्या? आप नाम से खुश है क्या करके? ठीक है, सरकार की हुकूमत है, उन्होंने अपना कर दिए है। उनको जो राजनीतिक खेल खेलना था वो राजनीतिक खेल खेल लिए है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, मैं पहले भी जब भी चुनाव के कवरेज के लिए यहाँ आया हूँ, लोकसभा के वक्त में या उसके पहले जब भी आया हूँ, तो ये पानी का मसला हमेशा से रहा है। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि 7 दिनों बाद पानी आता है, 10 दिनों बाद आता है, 12 दिनों बाद आता है, और वो समस्या आज भी है। देखिए जितेंद्र भाई, मतलब ये हुकूमत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और उनका एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा क्या है कि रॉकेट साइंस क्या है कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारा पैटर्न का डैम है, जहाँ से शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। डैम लबालब भरा हुआ है। अब ये साल तो इतनी अच्छी बारिश हुई है कि गेट्स खोल के है तो पानी को बाहर भगाना पड़ा, लेकिन हम अपने शहर तक नहीं लेके आ सके उसमें। ये हुकूमत में बैठे हुए लोगों से हमको ये सवाल है, ये मुख्यमंत्री से सवाल है, ये देवेंद्र फडणवीस साहब से सवाल है। और यहाँ पे इसी शहर के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र की सरकार बनी तो 6 मिनिस्टर्स ये औरंगाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले, 6 मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, सेंट्रल मिनिस्टर भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि आप इस काम के अंदर तेजी नहीं लाना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं लाना चाह रहे हैं कि ये मुद्दा आपकी प्राथमिकता है ही नहीं। आपकी प्राथमिकता है ऐसे मुद्दों को लेकर आना जिससे लोगों की कहीं ना कहीं उनके इमोशंस के साथ खेलना, कहीं ना कहीं कुछ कम्युनल इश्यूज ऐसे रेकअप कर देना करके। इनकी प्राथमिकता होती तो मैं समझता कि ये काम जो है ये 2 साल 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। मैं जब विधानसभा के अंदर था 2014 के अंदर, उस वक्त ये मुद्दा उठाया, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया, यहाँ के डीपीडीसी के अंदर मुद्दा उठाया उसमें। लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? मैं तो प्रेशर डाल सकता हूं गवर्नमेंट के ऊपर, डिसीजन तो गवर्नमेंट को ही लेना है। बिल्कुल, नाम बदल गया लेकिन समस्या नहीं बदली। अगर बात बदलाव की करें
तो एक सवाल आप पर भी खड़ा होता है कि आपने इस बार अपनी सीट क्यों बदल दी। आपने बताया कि आप 2014 में जब विधायक चुने गए थे तो तब औरंगाबाद सेंट्रल सीट थी, इस बार आप औरंगाबाद ईस्ट की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे समीकरण हैं जिसको देखते हुए आपने अपनी सीट बदल दी? थोड़ा सा मैं मोदी जी से प्रेरणा लिया हूँ उसमें। वो अगर गुजरात से जाके है तो वाराणसी जा सकते हैं, तो इम्तियाज अली तो अपने ही शहर के अंदर, जो पूरा मेरा शहर था, उस शहर के अंदर मैं अगर यहाँ से वहाँ अगर चले जा रहा हूँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कई सारे उदाहरण है कि जो नेता अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे राज्य के अंदर भी चले जाता है उसके अंदर। हम तो अपने ही शहर के अंदर है, पूरा शहर हमारा था, पूरा ज़िला हमारा था उसमें। तो औरंगाबाद ईस्ट की जो सीट है वो हमने पिछले 2 मरतबा हारे थे हमने। तो हमने उसका आकलन किया, और हमने उसका आकलन करने के बाद हमको ये समझ में आया कि हम इसके ऊपर अगर मेहनत करते हैं तो ये सीट हम जीत सकते हैं करके। इसलिए मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि ईस्ट से लड़ो, तो मैंने कहा ईस्ट से लड़ेंगे करके, और उतर गए मैदान में। आपने अभी एक नारे का जिक्र किया था, मोदी है तो मुमकिन है। एक और नारा इन दिनों बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है, कटोगे तो बटोगे, और इसको आरएसएस ने भी एंडोर्स किया है। आप इस नारे को किस तरह से देखते हैं? कौन कटेगा कौन बटेगा? देखिए, भाजपा जो है हर इलेक्शन के वक्त में कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आती है, वो मुद्दा सिर्फ इलेक्शन के हद तक रहता है। उन्हें कहीं ना कहीं अब ये एहसास हो रहा है कि जनता होशियार हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली है। उनके ख्वाब जो दिखा रहे थे वो ख्वाबों की हकीकत उनको पता चल चुकी है। तो अब सबसे आसान तरीका क्या है, कभी एक इलेक्शन आता है तो उसमें बता दिया जाता है कि मुसलमान बच्चियां जो है वो हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, पूरा इलेक्शन उसके ऊपर ख़त्म हो जाता है उसमें। एक इलेक्शन आता है तो उसके अंदर ट्रिपल तलाक का मुद्दा आ जाता है, पूरा इलेक्शन उसके अंदर वो खेल लेते हैं। अब ये इलेक्शन आया है इसके अंदर, तो अब कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों के अंदर एक ऐसा फियर क्रिएट करने का है कि भाई अगर तुम लोग अगर बढ़ गए तो कट जाएंगे। मुझे बताइए ना कि क्या मकसद क्या है आपका बोलने का, आप बोलना क्या चाह रहे हैं करके। भाई राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ेगी, आपने ठेका लेके रखे हुए है क्या? आपने पूरे जी, आप जैसे कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रही है तो ऐसे कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप अब आप पर भी लग रहा है कि आप भी जो है मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आपने जब शुरुआत की थी लोकसभा में, आपने जो है बताया था कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहते, सांप्रदायिक राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अभी आपकी विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं कि आप अपनी पार्टी को यहाँ पर मुसलमानों की शिवसेना के तौर पर पेश करना चाहते हैं, एक मुस्लिम कट्टरवादी मुस्लिमों की पार्टी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अभी आपने अकबरुद्दीन ओवैसी जी को बुलाया, 10 साल बाद उनकी यहाँ पे सभा हुई, वो भड़काऊ भाषण देने के लिए मशहूर रहे हैं या बदनाम रहे हैं, जो भी कहें, अक्सर ऐसा बोल देते हैं जिसको लेकर विवाद हो जाता है। अब बताइए ना, उसमें 10 साल के बाद अगर उन्होंने भाषण दिया है तो उस भाषण के अंदर कौन सा ऐसा आपत्तिजनक या कंट्रोवर्शियल उन्होंने बात कही है? उन्होंने तो डेवलपमेंट के बारे में बात कही है। पूरा 15 मिनट की याद दिला दी, वो काफी चर्चा में। पूरा जो है वो चर्चा इसी बात के ऊपर है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये मांग की है कि यहाँ पर सिर्फ मराठा कमजोर नहीं है, पूरा मराठवाड़ा कमजोर है। तो उन्होंने ये मांग की है कि हम मराठाओं को भी मजबूत करना चाहते हैं और साथ ही साथ मराठवाड़ा को भी हम मजबूत करना चाहते हैं। तो उन्होंने मराठवाड़ा को डेवलपमेंट एक काउंसिल बनाने के लिए और यहाँ पर विशेष फंडिंग की बात करी है। क्यों, ये बात के अंदर क्या दिक्कत है करके इसमें? अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप उनके हिस्से का कुछ एक निकाल लेंगे और उसी के ऊपर खेला जाएगा। जो 15 जी इसकी बात हो रही है उसका मैटर कोर्ट के अंदर चला, उनको सजा हुई है उसके ऊपर, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। अब आप बोलेंगे कि नहीं साहब कोर्ट ने करा होगा लेकिन हमारी अदालत के अंदर हमने नहीं किए है करके उसमें। तो देखिए, एक आदमी का एक इमेज बन जाती है ना उसमें, और मीडिया को, अपोजिशन पार्टीज को बड़ा सॉफ्ट टारगेट लगता है कि एमआईएम को कहीं ना कहीं से। ये हकीकत है जितेंद्र कि मुसलमानों के मुद्दे कोई उठाता नहीं है, हम उठा रहे हैं, क्योंकि दूसरे अगर कोई उठाते तो एमआईएम के लिए जगह ही नहीं थी। अगर आप मुसलमानों के साथ इंसाफ करते तो एमआईएम के लिए जगह ही नहीं थी। अगर आप एक मुस्लिम को टिकट देते लोकसभा के अंदर, कांग्रेस देती, एनसीपी देती, शिवसेना देती, कोई एक पार्टी तो देती एक टिकट महाराष्ट्र के अंदर, तो हम समझते थे कि चलिए आप मुसलमानों के साथ इंसाफ। विधानसभा में तो दे रही है, आपकी अपनी विधानसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी के गफ्फार कादरी है जो कभी आप ही के साथ में थे, उनको टिकट दिया जा रहा है। और महाराष्ट्र भर में कई अलग अलग इलाकों में जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनकी ओर से भी टिकट दिया जा रहा है मुसलमानों को। देखिए, इस इलेक्शन के अंदर अगर सबसे घटिया राजनीति कोई कर रहे हैं तो शख्स का नाम है अबू आसिम।
समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर जहां जहां पर भी एमआईएम मजबूत थी वहां पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। एक उदाहरण देता हूं, मालेगांव धुलिया, हमारे सिटिंग एमएलएस है वहां पर, इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने आए वहां पर और 2 कैंडिडेट्स अपने डिक्लेयर कर डाले हैं। यहाँ पर मजलिस को तोड़ के मजलिस के ही एक बंदे को टिकट दे दिया गया है। ये किसके इशारों के ऊपर हो रहा है? आप अगर आप साफ बोलिए, किसके इशारों पर हो रहा है? कौन किसके इशारे? भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के इशारों के ऊपर अबू आसिम साहब अभी फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ताता थैया कर रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अब तक आप पर आरोप लगते आया था कि एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, आप ऐसा ही आरोप आज समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि हमने इस बार 288 सीटों में से महज 16 सीटें लड़ी है। हमने 4 सीटें हमारे दलित भाइयों को और बहनों को हमने दिए हैं। तो अब 288 के अंदर अगर हमें किसी को मदद करना होता तो इम्तियाज अली 200 सीटें लड़ा सकता था, कोई हमको नहीं रोक सकता था। हमने 16 सीटें लड़ी है क्योंकि हमारा फोकस्ड इलेक्शन हम लड़ना चाह रहे थे कि हम पूरी ताकत लगाएंगे यहाँ पर, हमारे एमएलए चुना कर लेकर आएंगे और महाराष्ट्र में जब हुकूमत बनने की बात आएगी तो हम किंग मेकर का रोल अदा करेंगे करके। तो अब आप 16 सीटों के ऊपर भी आपको तकलीफ है, तो जितेंद्र भाई हमने क्या करना मुझे ये बताइएगा। एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने सिर्फ भाषण ठोकते रहना और हमने जाके तो गुल्ली डंडा खेलना, हमारे पॉलिटिकल। मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा था, मैं समाजवादी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूं कि जैसा आरोप अब तक आपकी पार्टी पर लगता रहा, क्या वही आरोप आप इस बार समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है? मैं तो आपको ओपनली कहा हूं ना कि भाई आप समाजवादी पार्टी ने कहां कहां अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आप तो एमआईएम को बोलते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले, समाजवादी पार्टी को तो ये कहते हैं कि जितने भी समाजवादी है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या वजह है कि आप जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सिटीज है वहां पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं? आप ऐसी कोई एक सीट बता दीजिएगा कि जहां पर आपको नॉन मुस्लिम लोग भी है तो उतनी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं करके। इसमें हम 100% आपको ये कहते हैं कि इस बार अबू आसिम जो है वो देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर वो मुजरा कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। बहुत बड़ा आरोप लगाया आपने। अच्छा, आपने मराठाओं की बात की, मनोज जरंगे पाटिल के साथ में आपकी चर्चा हुई थी, मुलाकात हुई थी, क्या चर्चा हुई और फिर बात बन क्यों नहीं पाई? कौन कहा है नहीं बन पाई है करके? अभी जरंगे पाटिल साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि गनीमी कावा। मराठी के अंदर इसका मतलब ये है कि अचानक कुछ ऐसी चीज सामने आएगी जो आपको समझ में आएगा। अभी इलेक्शन होने के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं, थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि जरंगे पाटिल साहब का गनीमी कावा क्या है करके, जो एक धमाका वो देने वाले है करके। वो भी खामोश बैठे नहीं है करके। लोगों को राजनीति के अंदर बहुत खेल खेलना पड़ता है। जरंगे पाटिल साहब ने वो खेल खेले हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए 2019 में मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन ने जो है अहम भूमिका निभाई थी, वो कॉम्बिनेशन बन क्यों नहीं पाया आपका? लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि वंचित के साथ में आपका गठबंधन नहीं हो पाया, विधानसभा में भी नहीं हो पाया। क्या क्या किस चीज को लेकर कड़वाहट आ गई और आप लोग अलग हो गए? देखिए, दलित समाज तो हमारे साथ है, कड़वाहट जिनके साथ हुई है इसका जवाब मेरे हिसाब से वही दे सकें तो बेहतर रहेगा। अब उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितने सारे सीट्स खड़े किए हैं, मेरे हिसाब से पूरे के पूरे सीट्स खड़े कर दिए हैं उन्होंने। अब उनको देखना है, नतीजे आने के बाद है तो किस उसके ऊपर है। अब हमारे साथ कोई आए तो हम स्वागत कर रहे थे, नहीं आए तो हमने बोले चलिए एकला चलो रे करके, अकेले चलेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले भिड़ेंगे करके। धन्यवाद इम्तियाज भाई इस बातचीत के लिए। कैमरामैन कपिल जाधव के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, छत्रपति संभाजी नगर।